हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं हमारी फार्माकोलॉजी थर्ड के यूनिट फर्स्ट के पहला पार्ट जो हमारा है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी जो पहली डिसीज़ है जो कि है अस्थमा, उसके हम ड्रग्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स, तो सबसे पहले देखेंगे अस्थमा क्या होता है, ठीक है, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, मतलब मैकेनिज्म उसका क्या होता है। उसके बाद हम ड्रग्स देखेंगे जो कि हमारी अस्थमा में यूज़ होती हैं। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारा जो ब्रोंकाइल मसल होती है, स्मूथ मसल्स होती है, वो इन्फ्लेमेशन का शिकार होती है, ठीक है। वो इन्फ्लेमेशन होती है और जिसके कारण क्या है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो जो है हमें डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग करने में, ठीक है। ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी, इसी कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं। अब देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एक कंडीशन इन विच द ट्रैकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल गेट इन्फ्लेमेटेड, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो हमारी ट्रैकियो और ब्रोंकियल की स्मूथ मसल होती हैं वो इन्फ्लेमेटेड हो जाती हैं, ठीक है। एंड आफ्टर इन्फ्लेमेशन इट स्वेल, और इन्फ्लेमेशन के बाद जो है वो स्वेल हो जाती हैं। एंड रिलीज म्यूकस, सो एयरवेज बिकम नैरो, ठीक है। एंड वहाँ से जो है म्यूकस का रिलीज शुरू कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एयर ट्यूब जो होती है, एयरवे जो होती है, वो नैरो हो जाती है, ठीक है। एंड इट कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड नोन एज अस्थमा। एंड वो जो होते हैं जब वो नैरो हो जाएगी तो वो हमें सांस लेने में दिक्कत करेगी। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं अस्थमा। बहुत ही सिंपल है लिखने के लिए, ठीक है। तो अब रफली जान लो क्या होता है कि भाई हमारी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारी स्मूथ मसल है वो इन्फ्लेमेटेड हो जाएगी, और जब इन्फ्लेमेटेड होगी तो वो स्वेल हो जाएगी। हमारा जो इन्फ्लेमेशन का जो नॉर्मल से फंक्शंस वो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, तो वो स्वेल होगी, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी एयर ट्यूब है वो स्वेल, वो जो है नैरो हो जाएगी। जब नैरो हो जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, उसी को हम बोलते हैं अस्थमा, ठीक है। अस्थमा इज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल मसल टू वेराइटी ऑफ स्टिमुलाइज। अब कह रहे हैं ये जो वेरियस प्रकार के जो स्टिमुलाइज होती हैं, मतलब कि पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, वो एक्ट जब करते जाके हैं स्मूथ मसल पे, ठीक है, तो वो उसकी वजह से जो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ हमारी बॉडी की होती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्पॉन्स दिखाता है, ठीक है, उसी से अस्थमा हमारा होता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अस्थमा के? पहली हमारा है डिप्नोसिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम सही से सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, कफ है और ब्रीथलेसनेस है, पेन है, एंड विजिंग है। विजिंग का मतलब होता है कि हाँ, जो हमारी साउंड निकलती है वो सही से नहीं निकलती, वो मतलब कि रफली अच्छे से साउंड नहीं निकलती हमारी, उसे बोलते हैं विजिंग। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। एंड हमारी कॉजेज़ क्या होती हैं, अभी किस किस फैक्टर से हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारा हो गया एयर पोल्यूशन। अब आजकल के दुनिया में भाई बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण हमारा अस्थमा बहुत ही होता है। इन्फेक्शन हो सकता है, जो हमारी स्मूथ में उसमें इन्फेक्शन हो रहा हो, ठंडी एयर है, कोल्ड एयर है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वहाँ पे इरिटेशन कॉज कर रही हो उससे हो सकता है, और तंबाकू स्मोक से भी हो सकता है, ठीक है। ये इसकी कॉजेज़ हो गई। अब हम देखते हैं कि अस्थमा कितने टाइप का होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं अस्थमा के, ठीक है। तो जो हमारा अस्थमा होता है दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक, दूसरा होता है इंट्रिंसिक, ठीक है। ये हमारा दो टाइप का होता है। तो पहले देखते हैं एक्सट्रिंसिक क्या होता है, ठीक है। तो हमारा एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है वो स्टार्ट इन अर्ली एजेस, मतलब कि वो बच्चों में होता है, मतलब कि अर्ली एजेस के जो बच्चे होते हैं उनमें स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, मतलब कि जो हमारा पेशेंट होगा उसकी जेनेटिक हिस्ट्रीज होगी, या फिर उनके मामा के हो, या फिर पापा के हो, मम्मा को हो, ठीक है, उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी के होगा तो उनको होता है, ठीक है। एंड एपिसोडिक होता है, मतलब कि आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल के बाद होता है, ठीक है, ऐसा होता है। ये एक्सट्रिंसिक जो हमारा होता है अस्थमा वो होता है। और देखते हैं हमारा होता है इंट्रिंसिक का अस्थमा क्या होता है। तो स्टार्ट एट मिडल एज और एडल्ट, मतलब कि ये एडल्ट्स में होता है, मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं उनमें होता है अस्थमा, ठीक है। और ये क्रॉनिक कंडीशंस होती है, मतलब कि बहुत ही सीवियर टाइप का ये जो होता है। एंड ड्यू टू स्मोकिंग होती है, मतलब कि ये
स्मोकिंग के कारण से हो सकता है, ठीक। और नो फैमिली हिस्ट्री, और इसमें किसी भी कोई भी जेनेटिक नहीं होता है, किसी की फैमिली हो चाहे ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें ये हो जाता है, ठीक है। तो ये अस्थमा के टाइप हो गए। अब हम देखेंगे अस्थमा का मैकेनिज्म क्या होता है कि किस टाइप से हमारा अस्थमा होता है किसी भी पर्सन के, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सिंपल सी बात ये होता है कि जो हमारे ये होते हैं जो हमारा लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स की जो मास्ट सेल्स होती हैं, अभी आपने पिछली फार्माकोलॉजी में पढ़ा कि जो हमारी हिस्टामिन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये हमारी मास्ट सेल में स्टोर्ड रहती हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो हमारी लंग्स की मास्ट सेल्स होती हैं उन पे एक टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हमारे आती हैं IgE, ये जो होती हैं ये बाइंड करती हैं उस रिसेप्टर से, वो बाइंड करती हैं, ठीक है। वो जो हमारी मास्ट सेल्स होती है वहाँ पे होते हैं IgE वाले एंटीबॉडी रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो जाके बाइंड करती हैं, ठीक। और उसके बाद जब हमारे एलर्जन, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो जो एलर्जन्स अंदर जाते हैं, ठीक, तो वो एलर्जन्स जाके कंबाइंड करते हैं विद हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं उनसे बाइंड करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारे हैं, ये हमारी पहली हो गई, ये हमारी रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है, उनसे जाकर बाइंड कर रही है एंटीबॉडी, ठीक। वहाँ पे एंटीबॉडी बात कर ली, उसके बाद हम एलर्जन जो हमने सांस लिया तो एलर्जन्स अंदर आए, ठीक है। अब वो एलर्जन जाके बाइंड कर रहे हैं एंटीबॉडी से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है AG-AB कॉम्प्लेक्स, मतलब कि एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो आगे की प्रोसेस होती है। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी कि वहाँ पे ग्रैनुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रैनुलेशन मीन्स कि जो हमारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो अंदर जिनमें हमारी हिस्टामिन्स वगैरह होती हैं, जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं, वो जो वहाँ पे स्टोर्ड होती हैं, ठीक है, वो बाहर निकलने लगते हैं। और वो जब बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ग्रैन्यूल्स जो बाहर निकलेंगे और वो जाके एक्ट करते हैं हमारी स्मूथ मसल में, ठीक है, इससे कि वो अपने आगे के फैक्टर सारे दिखाती हैं। जैसे कि इस ग्रैन्यूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारा हिस्टामिन्स होती हैं, प्रोटीएज एंजाइम होती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, ल्यूकोट्राइन्स होती हैं, ठीक है, ये सारे जो होते हैं, TNF अल्फा होता है, ये सब वहाँ पे होते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमको लिखना है तो हम किस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि से एंटीजेंस, ठीक है, एलर्जेंस इंटर्स इनटू द बॉडी एंड रीचेस टू द लंग्स। जो हमारे एलर्जेंस होते हैं, हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं और वो लंग्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। और लंग्स पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे जो होते हैं IgE रिसेप्टर, ठीक है, IgE रिसेप्टर जो मार्ट सेल के ऊपर होते हैं, लंग्स में मार्ट सेल के ऊपर होते हैं, उन पर जो IgE हमारी एंटीबॉडी होती है उससे बाइंड करते हैं, ठीक है। और उससे बाइंड करके फॉर्म करते हैं AG-AB कॉम्प्लेक्स एंड स्टार्ट ग्रेनुलेशन। मतलब कि AG मतलब हमारा हो गया एलर्जन एंटीजन, और AB मतलब हमारा हो गया एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और तब जाएंगे अंदर हमारा ग्रेनुलेशन स्टार्ट होगा, ठीक। जब हमारा ग्रेनुलेशन स्टार्ट होगा तो वो इंक्रीज करता है रिलीज ऑफ हिस्टामिन, प्रोटीएज एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रोपिन्स, इंटरल्यूकिन्स एंड TNF अल्फा जैसे हमारे जो मीडिएटर्स होते हैं उनकी जो रिलीज होता है, उनकी सिंथेसिस, उनकी जो रिलीज होता है उनको बढ़ा के इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और रीचेस टू ब्रोंकाई मसल, और जो हमारे मीडिएटर्स जो निकलते हैं ये जाते हैं हमारे ब्रोंकाई मसल पे, ठीक है। ब्रोंकाई स्मूथ मसल जो होती है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे ये कॉज करते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन, कॉज करते हैं पेन, कॉज करते हैं, ठीक है। ऐसी सारे जो हमारे इन्फ्लेमेशन के जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो सारे कॉज करते हैं, जिससे कि हमारा अस्थमा हो जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे एंटीजन एलर्जन होते हैं वो इंटर करते हैं बॉडी में, लंग्स में जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो हमारी IgE जो हमारी एंटीबॉडी होती है उससे बाइंड करते हैं एंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के बाद अब वहाँ पे जानते हो क्या होगा, वहाँ पर ग्रेनुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। और जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि जो हमारे जो मीडिएटर्स होते हैं, हिस्टामिन हो गई, प्रोटीज एंजाइम हो गई, उसकी रिलीज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। बल्कि बाहर उससे हमारी सेल होती है उससे बाहर आने लगते हैं, ठीक है। और वो जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं अब वो जाएंगे कहाँ पे, ब्रोंकाई मसल पे जाएंगे, जो हमारी स्मूथ मसल है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे कॉज करेंगे वेसो कंस्ट्रिक्शन, जिससे हमारा होता है अस्थमा, ठीक है। ये हमारा मैकेनिज्म हो गया अस्थमा का। अब अस्थमा के बारे में हमने काफ़ी जान लिया। अब हम देखते हैं इसमें ड्रग्स कौन कौन सी यूज होते हैं, मतलब कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखते हैं।
तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। अब सबसे पहले आप ये जानें एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स होती क्या है, ठीक है। तो एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा डिजीज नोन एज एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी ड्रग्स जो कि अस्थमा डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें हमारा पहले आती है हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स, मतलब कि जो हमारी ब्रोंकिया है, मतलब कि ब्रोंकिया है, ठीक है, उसको डायलेट करने वाले, ठीक है, ब्रोंकिया प्लस डायलेटर, ठीक है, तो उसको डायलेट करेंगे, ठीक है, जो ब्रोंकाई मसल है उसको डायलेट करेंगे ये वाले सब्सटेंस, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पहले टाइप के आते हैं बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक। अब इसके नाम से आप जानते हैं बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, मतलब कि बीटा 2 रिसेप्टर हो गया हमारा, ठीक है, और सिम्पैथोमिमेटिक मतलब हो गया कि जो उसके एगोनिस्ट हैं, मतलब कि जो उसके काम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एगोनिस्ट होगा। सिम्पैथोमिमेटिक मीन्स होता है हमारे एगोनिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे कौन कौन सी आती हैं ड्रग्स हैं, उसके अंदर हमारी ड्रग्स आती हैं सालब्यूटामॉल, इफिड्रीन, टर्ब्यूटालाइन एंड सालमेटेरॉल एंड फॉर्मेटेरॉल एंड बम्ब्यूटेरॉल, ठीक है, ये हमारी आती हैं। बम्ब्यूटेरॉल ये हमारी होती हैं बीटा सिम्पैथोमिमेटिक, ठीक। फिर दूसरी हमारी आती हैं मिथाइल जेंथीन्स। मिथाइल जेंथीन जो ड्रग्स होती हैं वो आती हैं ब्रोंकोडायलेटर में, जिसके अंदर हमारी होती है डेरीफाइलिन, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन्स, ठीक है, कोलिन, थियोफाइलिनेट एंड डॉक्सीफाइलिन, ठीक है। जितनी ये फाइलिन्स होती हैं ये हमारी होती हैं मिथाइल जेंथीन्स, ठीक है। अब तीसरी टाइप की हमारी ब्रोंकोडायलेटर होती हैं एंटी कोलिनर्जिक। अब एंटी कोलिनर्जिक क्या होती हैं, जो कोलिनर्जिक सिस्टम के अगेंस्ट काम करती हैं, ठीक है, जो कि होती है एंटी कोलिनर्जिक। जिसके अंदर हमारी हो गई इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, दूसरी होती है टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये 2 टाइप की ड्रग्स जो हैं ये होती हैं एंटी कोलिनर्जिक। अब हमारी दूसरी टाइप की आती हैं ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब जो ल्यूकोट्राइन्स आपने पढ़ा था पिछली बार, ठीक है, क्या होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है। उनकी एंटागोनिस्ट जो उनको एंटागोनाइज करे, उनका जो एक्शन होता है, ठीक है, उसको स्लो डाउन करे या फिर ब्लॉक कर दे, ठीक है, उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। जिसमें हमारे आते हैं मोन्टेल्यूकास्ट एंड जैफिरलुकास्ट। ये 2 टाइप की जो ड्रग होती हैं ये होती हैं ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट। अब तीसरी टाइप की इसमें आती है हमारी अस्थमा एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स में हमारी तीसरी टाइप की आती हैं जो कि हैं मास्ट सेल स्टेबलाइज़र। अब मास्ट सेल स्टेबलाइज़र क्या काम करेंगी भाई, जो हम अभी देख रहे थे कि जो मास्ट सेल हमारी लंग्स की होती है, ठीक है, उस पर जाके वो जो हमारी एलर्जन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके जब एंटीबॉडी से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो मास्ट सेल के अंदर जो है ग्रेनुलेशन होता है, तभी तो आगे की सारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देते हैं, मतलब कि उसका ग्रेनुलेशन को स्टार्ट नहीं करने देंगे, ठीक है, उसको अच्छे से स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पर वर्क करती हैं। इसके अंदर हमारी जैसे आती हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है, ये हमारी ड्रग होती है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। दूसरा हमारी होती है कीटोटिफेन, ये 2 ड्रग्स है इसमें आती हैं। और नंबर 4 टाइप की हमारी होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अभी आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो है बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कामों में आते हैं, ठीक है। तो ये अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी काम आते हैं, जिसमें हमारे होते हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं सिस्टमिक और दूसरे होते हैं इनहेलेशनल, मतलब कि सिस्टमिक वो जो ब्लड सर्कुलेशन में जाके एक्ट करते हैं, ठीक है, और इनहेलेशन मतलब कि हम उन्हें इनहेल करते हैं, जो हमारा इनहेलर होता है उससे उसे इनहेल करते हैं, क्योंकि ये हमारी अस्थमा है जो कि हमारी ब्रोंकाई में मसल में है काम करना है, इसलिए हम इनहेल करते हैं, ठीक है। अब सिस्टमिक में हमारे आते हैं प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, बीटामेथासोन एंड एक्सेट्रा, मतलब कि जो हमने पिछली बार देखा था वही वाले सारे होते हैं। एंड इनहेलेशनल में हमारे आते हैं बिक्लोमेथासोन एंड ब्यूडेसोनाइड एंड सिक्लेसोनाइड, ठीक है, ये जो हमारे होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये होते हैं इनहेलेशन में आते हैं। हमारे 5वें और लास्ट टाइप की जो ड्रग हमारी है वो है एंटी-IgE एंटीबॉडी, ठीक है, मतलब जो एंटी-IG होती है, ठीक है, जो हमारी एंटीबॉडी होती है उसकी मतलब उसको एंटागोनाइज करती है, ठीक है। जिसमें हमारी आती है
ओमैलीजुमैब, ठीक है, ये सिंगल एक ड्रग हमारी होती है ओमैलीजुमैब, ये हमारी ड्रग इसमें काम करती है। अब इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो सारी ड्रग्स हैं, जो हमने ये क्लासिफिकेशन देखा हुआ यहाँ पे एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स का, ठीक है, ये किस टाइप से एक्ट करती हैं, ठीक है, किस टाइप से एक्ट करेंगी, किस टाइप से हमारे अस्थमा को ट्रीट करती हैं, ठीक है, उनका मैकेनिज्म क्या है, उसको हम इसके अगली लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू और अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा।